नमस्कार। बी ए थर्ड इन म्यूजिक वोकल थ्योरी पेपर सेकंड यूनिट थर्ड। उसका टॉपिक है राग और रस। तो राग और रसों का संबंध, राग में रसों का किस प्रकार संबंध है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि राग, तो शास्त्र में उस स्वर संदर्भ राग का नाम दिया गया है जो मधुर स्वर वर्ण से विभूषित होकर हृदय का रंजन करें। किसी एक स्वर से भाव या रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती जब तक कि उसमें अन्य स्वरों का सहयोग ना हो। जब अनेक स्वर मिलकर किसी धुन में बंध जाते हैं तो वह धुन रस का संचार करने में समर्थ हो जाती है। इसी धुन को राग कहते हैं। तो इन अनेक स्वरों की मिलकर जो स्वर वाली बनती, उन्हीं के हिसाब से राग निर्माण हुए। रसों के और सभी राग अपने अपने विषय वस्तु और शैली के हिसाब से, स्वरों के सामंजस्य के हिसाब से रस निर्माण करने में सफल होते हैं। तो रागों के स्थूल स्वर रूपों के साथ साथ एक सूक्ष्म भाव रूपों की भी कल्पना की गई। तो मनुष्य के हृदय में स्थित भाव जब किसी राग धुन से प्रभावित होकर जागते हैं तब राग से संबंधित रस का निर्माण होता है। रागों को नए श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे दिन रात के अनुसार निश्चित समय के राग होते हैं, मनोभावों के अनुसार निश्चित स्वरों के राग, और रीतों के अनुसार जो तारतम्य साम्य रखते रीतों के हिसाब से, तो ऐसे राग भी होते हैं। तो भारतीय परंपरा में रागों का वर्गीकरण है सूर्योदय के पूर्व के राग। तो विभास ललित सूर्योदय के पूर्व गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, क्योंकि इनकी स्वरों का संबंध, जैसे इनका आरोह अवरोह जैसे जिस प्रकार राग निर्माण किया गया, तो इनको गाने बजाने का से जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है, जैसे मनोभाव हमारे अंदर आते हैं, तो वो ऐसे मनोभाव होते हैं जब हम सूर्योदय के पूर्व में महसूस करते हैं। तो हमारे जो मनोदशा होती है सूर्योदय के पूर्व में, तो जैसा हमारा, तो उस मनोदशा के हिसाब से विवाह से ललित राग उस मनोदशा के करीब हैं। तो इसलिए लोग विवाह से ललित को सूर्योदय पूर्व गाते बजाते हैं। वैसे सूर्योदय के बाद जो हमारे मनोदशा होते हैं, तो उस मनोदशा के हिसाब से भैरव राग और उसके प्रकार गाए बजाते हैं। तो भैरव जिस प्रकार अपने चलन से, अपने स्वरों की गंभीरता धीरता से जो रस की उत्पत्ति करता है, तो वो रस हमारी उस वक्त की मनोदशा से संबंधित होता है। पूर्वाह्न में बिलावल उसके प्रकार, मध्याह्न में सारंग उसके प्रकार, अपराह्न में भीम पलासी पटदीप, संध्या काल में कल्याण और उसके प्रकार। रात्रि के पूर्व पूर्व मारवा इत्यादि राग गाए बजाए जाते हैं। रात्रि बढ़ने पर बिहाग और उसके प्रकार गाए बजाए जाते हैं। मध्य रात्रि को मालकौंस, बागेश्वरी और दरबारी इत्यादि बजाए या गाए जाते हैं। उत्तर रात्रि को बसंत, परज और सोहनी जैसे राग गाए बजाए जाते हैं। इसी प्रकार वर्षा में मल्हार उसके प्रकार, वसंत में बसंत या बहार का प्रचलन है। दरबारी, अडाना तथा आसावरी रागों को सिखाते समय उनकी समान स्वरता के कारण, क्योंकि इनके स्वर समान आरोह अवरोह पकड़ लगभग है समान जैसी है, तो स्वर समानता के कारण उनका पृथक पृथक व्यक्तित्व समझाया जाता है। दरबारी राग प्रौढ़ और धीर गंभीर व्यक्तित्व, अडाना राग तीखा उद्दाम तरल व्यक्तित्व का, तथा आसारी राग कोमल कांत और कमनीय व्यक्तित्व का राग है। तो इनका अलग अलग स्पष्टीकरण किया जाता है। तो राग रागिनियों के रूप में पुरुष और स्त्री रूपों की कल्पना की गई है, जो संगीत मकरंद नारद कृत में मिलता है। तो राग को पुरुष राग और स्त्री राग के रूप में माना गया है। तो कुशल कलाकार द्वारा अपने अपने घरानों से उपलब्ध राग रूपों को जब प्रस्तुत किया जाता है, तो रागों से संबंधित रस एवं भाव की सृष्टि होती है, जो कुशल कलाकारी क्षमता पर निर्भर करता है। तो ये है राग और रसों का संबंध। लेकिन भरतकृत नाट्यशास्त्र में
संगीत में प्रयुक्त रसों के संबंध में दो विशेष उल्लेख मिलता है। एक तो है जाति प्रकरण में, जिसमें भिन्न भिन्न जातियों का किस किस रस की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, ये बताते समय भरत ने संगीत में रस की चर्चा की। दूसरा है दूसरे पाठ्य में रसाभिव्यक्ति की चर्चा करते हुए भरत ने स्वरों के नाम गिनाए, मतलब कौन सा स्वर किस प्रकार रस की अभिव्यक्ति करता है, तो उसके बारे में चर्चा की है। तो हर स्वर का रसों से संबंध भी स्थापित किया गया है, क्योंकि स्वरों के सहयोग से राग बनते हैं, निश्चित क्रम होता है स्वरों का, उससे राग बनते हैं। तो प्रत्येक स्वर भी रस निर्माण करने में रस निर्माण में एक प्रत्येक स्वर का किसी विशेष रस से संबंध माना गया है। जैसे कि हास्य श्रृंगार मध्यम पंचम, वीरौद्र अद्भुत रस में षडज ऋषभ, करुण रस में गांधार निषाद, विभत्स और भयानक रस में देवत का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भरतनाट्य शास्त्र में उल्लेख मिलता है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में प्राय इस प्रकार विशेष रसों के अभिव्यक्ति के लिए स्वरों की उपयोगिता के संबंध में कहा गया है। संगीत रत्नाकर के प्रबंधाध्याय में तो प्रबंधों के भिन्न भिन्न प्रकारों के भिन्न भिन्न रसानुकूल प्रयोगों के विषय में भी विधान किया गया है, परंतु प्राचीन ग्रंथों के इन विधानों का हमारे आज की राग परंपरा में रसों के निरूपण के साथ कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, क्योंकि प्राचीन राग जातीय गायन या प्रबंध गायन उनकी दशाएं अलग थी और आज की राग परंपराओं की दशाएं अलग हैं। तो आज की राग परंपराएं अलग तरह के रस निर्माण करते हैं, जो प्राचीन परंपराओं से उनका सामंजस्य स्पष्ट नहीं हो पाता। तो कुछ लोगों ने दर्शन का यत्न किया है कि भरतोक्त स्वरों के रस विधान के अनुसार उन स्वरों की प्रधानता जिन जिन रागों में पाई जाए उन्हें उन उन रसों के उपयोगी मान लिया जाए। इस कथन से भी रस की सिद्धि नहीं होती है। तो उसी के साथ रसों के संबंध में पंडित वातखंडे जी ने भी चर्चा की है कि रस शास्त्र नवरसों के स्थान पर मुख्य तीन रस मानते पंडित वातखंडे, श्रृंगार, वीर और करुण। इन तीनों का संबंध रेधा तीव्र, गहनी कोमल और रेधा कोमल स्वर जोड़ने वाले रागों के साथ जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार उनके कथन के अनुसार रेधा शुद्ध वाले राग श्रृंगार रस के लिए उपयोगी माने गए हैं, गहनी कोमल वाले राग वीर रस के लिए उपयोगी माने गए और रेधा कोमल वाले राग कर्ण रस के लिए उपयोगी माने गए। तो उनके अपने कथनानुसार ये विधान युक्ति संगत नहीं है और असमंजस है। तो पंडित वातखंडे का जो विधान है उनके अनुसार ये युक्त है या सामंजस्य है, ये भी सर्वग्राही हो गया नहीं, क्योंकि इसके बारे में खुद पंडित वातखंडे भी इसमें निश्चित नहीं है। तो ये उनका संदेह रहा है। उसका कारण यह है कि रसों का आविर्भाव केवल स्वरों की तीव्र कोमलावस्था पर ही निर्भर नहीं है, अपितु सप्तक भेद, उच्चार भेद, लय भेद, स्पर्श भेद, गमक प्रयोग भेद, ऐसी बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। हमें नित्य के व्यवहार में एक ही शब्द के उच्चारण भेद से भिन्न भिन्न अर्थों का बोध होता है, क्योंकि एक ही शब्द को इंसान अलग अलग तरीके से स्वरोच्चारण के साथ उच्चारण करता है, तो उसमें अलग अलग अर्थों का बोध होता है। तो एक ही शब्द का स्नेह, प्यार, दुख, खेद, क्रोध, तिरस्कार इत्यादि भावों के अनुरूप उच्चारण करने से ही उसके वास्तविक अथवा अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। क्रोध में जिस आवेश और आघात देकर स्वरों का उच्चारण किया जाता है, वैसा प्रयोग दुख में या प्यार में हम नहीं कर सकते। इन भिन्न भिन्न उच्चारणों का जो महत्व है वैसा निगूढ़ महत्व रागों में भी है, तभी वांछित भाव व्यक्ति हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।
तो इस प्रकार स्वरों के साथ रसों का संबंध स्थापित किया गया है। लेकिन इसका ये निश्चित नहीं होता कि जैसे कि पंडितगढ़ शुद्ध हृदय से श्रृंगार रस की उत्पत्ति मानी, तो सभी कलाकार शुद्ध हृदय से श्रृंगार के रस की उत्पत्ति कर सके, ये नहीं है, क्योंकि हर कलाकार का आवाज़ या वादन शैली का भिन्न गुणधर्म होता है। तो सब, लेकिन अधिकतर इन स्वरों पे इस मान्यता पर सभी का लगभग का विचार है, लेकिन वैज्ञानिक पराकाष्ठा में खरे नहीं उतरता है। तो हर कलाकार का रस निर्माण का शैली अलग अलग होती है, चाहे राग एक ही हो, लेकिन सभी कलाकार एक ही राग से अलग अलग प्रकार के रस निर्माण करने में निपुण होते हैं। इसी प्रकार राग रागिनों की चतुर राग ध्यान परंपरा भी रस से संबंधित रही है। 16वीं शताब्दी में जब कवियों ने नायक नायिकाओं की कल्पना पर आधारित कविताएं की, तो चित्रकारों ने उन्हें अपने चित्रों में अंकित किया और संगीतकारों ने अपने संगीत द्वारा उनकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। संगीत के नायक नायिकाओं का राग रागिनियों के रूप में अवतरण हो गया। कल्पना के आधार पर ही राग के भावानुसार कवियों ने कविताएं तैयार की और श्लोकों की रचना भी की। उन्हीं को राग ध्यान या राग रागिनियों का स्वरूप बताया गया। राग ध्यान माला या राग रागिनी चित्रावली नाम से अनेक पुस्तकों का निर्माण हुआ। अलग अलग कलाकारों को रागों द्वारा जैसी अनुभूति हुई, उसी के अनुसार उन्होंने राग ध्यान तैयार किए। इसलिए एक ही राग के अनेक ध्यान रूप मिलते हैं, जिनमें कोई समानता नहीं है। राग ध्यान परंपरा सबसे पहले मतंग की बृहदेशी में दिखाई देती है।